जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पुराने वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत यहाँ 8वां या 9वां लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। और इसके तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश को। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इंट्रोडक्शन को देखा था। वीडियो को लाने का फॉर्मेट हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से वीडियोस आएंगे, कितने राजवंशों को हमें पढ़ना है और उनमें कौन कौन से प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो अभी लास्ट वीडियो आया था इसका इतिहास का, तो वह हमारा दिल्ली सल्तनत का था, जिसके तहत हम लोगों ने पहले वंश को कवर किया था, अर्थात गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश को। उसके तहत जितने भी इंपॉर्टेंट शासक थे, उनके द्वारा जो बदलाव किए गए थे, उनकी जो जो उपलब्धियां थी, हम लोगों ने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया था। और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और अपना नोट्स बना लिया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियोस एक बार जरूर देख लेंगे। इस चैनल पर जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हिंदी माध्यम में यूपीएससी के लिए सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे और आपका माध्यम हिंदी है और आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि इस तरह का जो भी वीडियो आपको मिले, जैसे कि सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, आप लोग देख सकते हैं। इतिहास के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू की सीरीज भी लेकर चल रहे हैं। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने कवर किया था, तो उसकी एमसीक्यू भी आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही शॉर्ट के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है 2022 के लिए, हमें क्या क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, सारी चीजें हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए आज टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। जो लोग नए हैं ध्यान देंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका टाइम पीरियड कितना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और इसकी समाप्ति कब होती है, तो 1526 में होती है। इसमें कुल 5 राजवंशों को हमें पढ़ना है, जिसके तहत सबसे पहला गुलाम वंश है, जिसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद जो आज का वीडियो है खिलजी वंश का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा वंश हम लोग कल पढ़ेंगे, जो तुगलक वंश होगा। उसके बाद हम लोग सैयद वंश को पढ़ेंगे और सबसे अंत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है वो लोदी वंश होगा, जिसकी समाप्ति इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए पानीपत के युद्ध में 1526 में समाप्त होती है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुल 5 राजवंश कवर करेंगे। पहला हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं और आज इसका दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग दूसरे राजवंश को समझेंगे, जो है हमारा खिलजी वंश। आते हैं टॉपिक पर, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम लोग खिलजी वंश को पढ़ें तो ये बहुत ज्यादा डीप है, बहुत लेंदी है, लेकिन हमें वही की पॉइंट पढ़ना है, वही की पॉइंट पकड़ना है जहां से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हुए आए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हम लोग कवर करें, उनमें हम लोग सिर्फ की पॉइंट देखें और साथ ही एक स्टैंडर्ड बुक भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले जो राजवंश था दास वंश। दास वंश का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, वो छोटा बालक होता है जो 1290 ईस्वी में शासक बनाया जाता है, उसकी यहां हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो जलालुद्दीन खिलजी हुआ। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने पूरी अर्थव्यवस्था या दिल्ली सल्तनत की पूरी ही काया पलट दी थी। इसने बाजार प्रणाली पर भी ध्यान दिया था, सैनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था, राजकाज में भी अच्छा योगदान दिया था, कर प्रणाली लागू किया था, कई सारे अभियान किया था। तो डीपली हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। बाकी के 4 शासक हैं जिनके बारे में हम लोग सिर्फ बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी करता है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक मतैक्य है या फिर एक भ्रांति फैलाई गई है, या फिर इसे हम लोग सच भी मान सकते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का यह एक ऐसा सुल्तान था
जो सबसे ज्यादा उम्र दराज था, क्योंकि यह 72 वर्ष की उम्र में यह शासक बनता है। जैसे आप लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम में अगर जिस व्यक्ति की 72 वर्ष की एज होती है उसकी एक्सपायरी डेट घोषित हो जाती है, यह सब आपको पता है। अगर उस उम्र में यह शासक बन रहा है तो योग्य तो यह था, लेकिन इसने बहुत बड़े काम नहीं किए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यह क्या करता है, जब शासक बनता है तो देवगिरी, दक्षिण भारत के देवगिरी में यह अभियान भेजता है, जिसमें यह अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त करके वहां पर भेजता है, और अलाउद्दीन खिलजी वहां जाता है और यादव वंश के शासक को यह पराजित करता है, वहां से बहुत सारी धन संपत्ति लूट के आता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वह सोचता है कि अगर मैं दक्षिण अभियान करके वहां के शासक को पराजित करके इतनी धन संपत्ति लेकर वापस आया हूं, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि आधी से ज्यादा संपत्ति अपने पास रख लूं और मैं शासक को ना दूं। देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी था वह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी को उसने अपना दामाद भी बना लिया था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा योग्य और प्रतापी सेना नायक था। तो क्या होता है कि इलाहाबाद के पास में कड़े मानिकपुर में जब यह देवगिरी अभियान करके वहां से धन संपदा लूट कर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे भेजता कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि वह शासक था, ठीक। तो यह बुलाता है कि चाचा जी को अपने बुलाता है किसे? जलालुद्दीन खिलजी को, कि आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो इलाहाबाद के करीब में एक क्षेत्र पड़ता है कड़ा मानिकपुर, वहां पर यह जलालुद्दीन खिलजी को बुलाकर और धोखे से उसकी हत्या कर देता है और स्वयं सत्ता पर आसीन हो जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास बहुत शॉर्ट है, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी अर्थात अपने चाचा की हत्या करके सत्ता काबिज कर लेता है। 1290 में जलालुद्दीन शासक बनता है, लेकिन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन उसकी हत्या कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है, बहुत सारे बदलाव करता है, सारी चीजों पर हम लोग डीपली बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बैकग्राउंड आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब बोर्ड पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो शासक हुआ, खिलजी वंश की जो स्थापना होती है 1290 में, 1320 तक इसका शासन चलता है। अगर हम लोग देखें तो केवल 30 वर्षों का इसका शासन रहता है, ठीक है। इन 30 वर्षों में जो सबसे प्रतापी शासक होता है वह होता है अलाउद्दीन खिलजी। पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 में शासक बनता है, 1296 तक शासन करता है। इसका जो राज्याभिषेक होता है वह किलो खरी महल में होता है। आप सबको पता होगा कि जो शमसुद्दीन क्यूमर्स था उसके पहले दास वंश का जो शासक था वह कैकुबाद था। कैकुबाद ने क्या किया था? किलो खरी में एक महल का निर्माण करवाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी वहीं पर जाकर अपना राज्याभिषेक करवाता है, ना कि दिल्ली में। है दिल्ली सल्तनत का शासक, लेकिन डर बस ये वहां पर करता है अपना राज्याभिषेक, जिससे कि इस पर कोई अटैक ना हो सके। यह सबसे उम्र दराज शासक माना जाता है। 72 ईयर की इसकी एज है जब यह शासक बनता है। 1296 में यह देवगिरी पर अभियान भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी को उसका सेनापति नियुक्त करता है। अलाउद्दीन देवगिरी में जाकर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर देता है। जब वह रामचंद्र देव को पराजित करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में वह क्या करता है? संपत्ति लूट कर आता है। एक फैक्ट यहां से निकल के आता है कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक आप जितने भी शासक देखे होंगे सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो दक्षिण भारत का अभियान करता है, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र को पार करके यहाँ जाता है और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। बहुत सारे अभियान भी करता है। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब यहाँ गुजरात अभियान किया था तो वहां से इसे एक हिंजड़ा मिला था, जिसे इसने दक्षिण भारत का अपना सेनापति नियुक्त किया था, और उस हिंजड़े का नाम क्या था? तो मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर देता है। उसके बाद कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बुलाकर उसकी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चलता है। इसका वास्तविक नाम अली गुस्सारफ था। क्या? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो था अली गुस्सारफ था, क्योंकि कई बार यह प्रश्न बना है, यूपीएससी में नहीं, छोटे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यह जलालुद्दीन का भतीजा था, साथ ही साथ यह
दामाद भी था। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर, इंप्रेस होकर उसने इसे अपना दामाद भी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो एक उपाधि धारण करता था, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का मतलब है द्वितीय सिकंदर, मतलब कि जो सिकंदर भारत में आक्रमण किया था, कब के टाइम पीरियड में, तो प्राचीन भारत में जब हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा, नंद वंश को पढ़ रहे थे, घनानंद के टाइम पीरियड में उसने अटैक किया हुआ था। ठीक है, तो वो बहुत प्रतापी शासक था, भारत में कई बार अटैक किया, बहुत सारी धन संपत्ति लूटा था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था, अर्थात यह दूसरा सिकंदर बनने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारी चीजें इसकी हैं जो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी बहुत ज्यादा थी। ठीक, अब देखिए हम लोग डिवाइड किए हैं इसकी उपलब्धियों और इसके बदलाव को। जैसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्व सिद्धांत, इसका क्या था, विद्रोहों को इसने कैसे दबाया, राजस्व और कर की व्यवस्था कैसी रही, सैनिक सुधार पर भी इसने काम किया, बाजार व्यवस्था पर भी इसने कार्य किया, साम्राज्य विस्तार पर भी कार्य किया। शुरू करते हैं हम लोग राजस्व सिद्धांत से। खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आते हैं सब खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। दिल्ली सल्तनत को सल्तनत काल इसीलिए कहा गया क्योंकि जो उस समय का खलीफा हुआ करता था वह यहाँ के सुल्तानों को सुल्तान की पदवी प्रदान करता था, तब वे जाकर सुल्तान बनते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये आप लोग याद रखिएगा। पहला गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इस्लाम के अनुसार इसने शासन भी नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी नए धर्म की स्थापना करना चाहता था जिसमें वह सक्सेस नहीं हो पाया। इस्लाम के अनुसार इसने शासन नहीं किया क्योंकि जब इसने खलीफा से ही सुल्तान की उपाधि ही नहीं धारण की तो यह इस्लाम के अनुसार शासन कैसे कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसने हमेशा से धर्म को शासन से अलग रखा। जैसे मैंने बताया कि इस्लाम को अगर आप जोड़कर प्रशासन करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इस्लाम धर्म के लोगों पर ही ध्यान देंगे। इसने ऐसा किया, लेकिन इसने धर्म को शासन से अलग रखा। इसने निरंकुश शासन प्रणाली अपनाई। निरंकुश का मतलब यह है किसी भी व्यक्ति किसी भी अपनी प्रजा के साथ यह मित्रता का व्यवहार नहीं रखता था, उनके साथ कोई स्नेह भावना नहीं रखता था, सबके साथ यह निरंकुशता से पेश आता था जिससे कि लोग इससे डरे। उसका सबसे बड़ा रीजन जो था मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके टाइम पीरियड में 4 विद्रोह हुए और चारों विद्रोहों को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए। जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, इसी तरह से यह शासक था और इसने विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। इसने 4 ऐसे नियम दिए कि अगर ये चीजें मैं फॉलो करवा दूंगा तो मेरे खिलाफ विद्रोह हो ही नहीं पाएगा। सर, इसके खिलाफ विद्रोह हो क्यों रहा था, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे थे? मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी हासिल की थी, तो इस वजह से इसके जो रिलेटिव थे, इसके जो अमीर थे, जो सरदार थे, जो प्रजा थी, वो तक इसका विरोध करती थी और हर जगह इससे विद्रोह करके स्वतंत्र होने की या फिर इसकी हत्या करने की लोग योजनाएं बनाते रहते थे। लेकिन इसने अपने माइंड का यूज किया। राजत्व के सिद्धांत के तहत इसने 4 अध्यादेश जारी किया। पहला, अच्छा गुप्तचर विभाग का इसने गठन किया। मतलब इसने गुप्तचर पहले भी होते थे, लेकिन ऐसे गुप्तचर इसने बनाया कि जहां कहीं इसके खिलाफ विद्रोह करने की बात की जा रही होती थी, गुप्तचर आकर पहले इसे सूचना देता था और ये उन्हें विनष्ट कर देता था। दूसरी बात, अमीर और सरदारों के संबंध को बैन कर दिया। अब समझिएगा, जो अमीर व्यक्ति होते थे और सरदार होते थे वो आपस में क्या करते थे, संबंध बनाते थे, शादियां वगैरह करते थे, दावत वगैरह लोगों को देते थे और वहां पर जब सब लोग इकट्ठा होते थे तो शासक के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए रणनीतियां बनाते थे। तो इसने इन लोगों के संबंध को ही बैन कर दिया कि आप लोग आपस में शादी नहीं करेंगे, अगर शादी हो भी रही है तो दावत नहीं देंगे किसी को, जिससे कि लोग इकट्ठा ना हो पाए और इसके खिलाफ विद्रोह ना कर पाए। शराब, जुआ, भांग इत्यादि मादक पदार्थों को इसने बैन कर दिया। क्या होता था कि जैसे शराब हो गई और जुआ हो गया, भांग वगैरह एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग आपस में बैठकर महफिल जमाते थे और उस महफिल में भी सुल्तान के अगेंस्ट प्रयोजन किया जाता था, सुल्तान के अगेंस्ट योजनाएं बनाई जाती थी
कि अलाउद्दीन खिलजी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। तो इसने इन सब पर बैन लगा दिया कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो मौत से कौन नहीं डरता है, सारे के सारे डर गए। इसने दान, उपहार और पेंशन में, पहले क्या होता था ध्यान से समझिएगा, पिछले वंश को साथ में लेकर चलेंगे हम लोग। पहले होता था कि जो शासक होता था लोगों को दान स्वरूप भूमि देता था, उपहार स्वरूप भूमियां देते थे और पेंशन के रूप में भी भूमि दी जाती थी। सर पेंशन में भूमि क्या करते थे लोग, उससे लगान वसूलते थे, उस पर खेती करवाते थे, जिससे होने वाली आय को पेंशन के तौर पर वह भोग विलास में लगाते थे। लेकिन इसने क्या किया कि जिन लोगों को इस तरह की भूमियां दी गई थी इसने सबसे छीन ली, वापस ले ली। देखिए आगे अभी हम लोग समझेंगे, ये जो 4 इसके पॉइंट थे ना, इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे, यूपीएससी के मेंस में प्रश्न यहां से बनता है। और एक अलग से इसने अपना कार्य किया, क्या, हिंदुओं पर कठोर नीतियां लगाकर उन्हें निर्धन बना दिया। अगर किसी व्यक्ति को आप निर्धन बना देंगे तो वो खुद खाने के लिए परेशान हो जाएगा, अपना पेट नहीं भर पाएगा, तो वह विद्रोह कैसे करेगा। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, हिटलर की जो एक कठोर नीति थी वह क्या थी कि लोगों को इस तरह से निचोड़ दो, इस तरह से उन्हें निर्धन कर दो कि अपने पेट भरने को ही वो अपना विकास माने। ठीक है, हिटलर का यह सबसे फेमस वाक्य था और इसी चीज को अगर हम लोग देखें तो इस बंदे ने भी फॉलो करवाया था। इसी तरह से अगर हम लोग गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करें, जो बलबन था इल्बरी वंश का तुर्क था, जो दास वंश में शासक बना था, उसने भी कहा था कि प्रजा को इस तरह परेशान करो, इस तरह से निचोड़ दो कि वो अपने पेट भरने को ही अपना विकास माने। जब इंसान के साथ इतना गलत व्यवहार होने लगे, सारी जागीरें उससे वापस ले ली जाएं, सारी उपाधियां वापस ले ली जाएं, सिर्फ पेट भरने के लिए उसे खाना मिले, तो वह विद्रोह क्या, वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकता है। तो इसने हिंदुओं के साथ कठोर नीति अपनाकर उन्हें निर्धन बना दिया, जिससे कि वो कभी भी इसके साथ विद्रोह ना कर सके। तो विद्रोह 4 हुए, चारों अध्यादेश ये रहे और यह एक अलग से अध्यादेश इसने हिंदुओं के खिलाफ पारित कर दिया। आई होप कि आप लोग इतने पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्व और कर व्यवस्था में इसने कैसे बदलाव किए। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, जब इल्तुतमिश का काल था, इल्तुतमिश के समय में भी क्या होता था, मंगोलों का आक्रमण होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारी आए। 6 बार इस पे आक्रमण हुआ, लेकिन यह अपनी कुशल नीति और अपने प्रतिज्ञाओं की वजह से अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के चक्कर में इसने क्या किया, मंगोलों को पराजित कर दिया था। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए इसने कर ज्यादा से ज्यादा वसूलने का प्रयोजन बनाया, लोगों से ज्यादा मात्रा में कर लेने लगा। जैसे अगर हम लगान की बात करें तो लगान की दर इसने 1/2 कर दिया। मतलब कि अगर आप खेती कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, जैसे हम लोग चलते हैं कृषि पर, कोई व्यक्ति अगर कृषि कर रहा है, वह 10 क्विंटल अनाज क्या करता है, पैदा करता है, तो उसमें से 5 क्विंटल अनाज अर्थात 50% राजा को देना पड़ता था। ठीक है, और 50% आप अपने पास रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कर वसूलता था। चराई और घराई नामक 2 नए कर इसने लाए। कई बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो चराई और घराई कर लेकर आया था। मेंस में प्रश्न बनता है कि चराई और घराई कर से आप क्या समझते हैं, किस शासक के द्वारा लागू किया गया, इसके द्वारा क्या बदलाव किए गए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और घराई नामक 2 नए कर लागू किए। सर ये दोनों हैं क्या? चराई कर का मतलब यह है कि अगर आप अपने पास पशु रखते हैं, पशुपालन भी उस समय चलता था, तो वो क्या होता था, चारागाह वगैरह में कहीं पर भी अगर वो जैसे है, पशु कैसे जीवित रहेगा, घास चरेगा, घास खाएगा, तो उस पर यह कर लिया करता था। ठीक है, उसके बाद घराई कर, अगर आप इसके प्रांत के अंदर घर बना के रह रहे हैं तो उसका भी यह टैक्स लेता था। भले आप अपने पैसे से घर बनाओ, अपने से रहो। अब यहां से आपको दिखेगा कि यह जनता के साथ कितनी ज्यादती करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूमि की पैमाइश करके लगान वसूला। भारत का पहला ऐसा, प्राचीन भारत का शासन हुआ या पूरे भारत का, भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर अर्थात नाप जोख करवाकर इसने लगान का वसूल किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न बनता है, याद रखिएगा,
इसने कर वसूल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की क्या की, नींव डाली। पृथक विभाग इसने बनाया जिसका नाम दीवान ए मुस्तखराज रखा गया। दीवान ए मुस्तखराज नाम का एक विभाग बनाया गया और उसमें एक नया अधिकारी लाया गया। जैसे आज आप लोग ऑफिसर देखते हैं, डीएम वगैरह हो गए, एसडीएम हो गए, और या फिर जैसे अमीन, गांव में अगर आप लोग रहे होंगे तो देखते होंगे, किताबों में पढ़े होंगे कि आज के 8 से 10 साल पहले भी अमीन जाया करते थे गांवों में। अमीन नामक एक अधिकारी तहसील में नियुक्त किया जाता था, जो जैसे पनकट वगैरह हो गया और जैसे कि सिंचाई का कर हो गया, ये सब वसूल करने लोग आते थे। ठीक है, अगर आप यूपी से होंगे, गांव से होंगे, तो आप लोग सही तरीके से इसे समझते होंगे। ठीक, तो अमीन आता था आज भी वसूल करने क्या, कर। उसी तरह से मुस्तखराज नाम का व्यक्ति इसने नियुक्त किया था जो कर वसूलने का काम करता था। देखिए, जो अधिकारी बनाया गया कर वसूलने के लिए, मुस्तखराज उसका नाम रखा गया, और जो विभाग उसे दिया गया, दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सैनिक सुधार पर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, मैं याद करवाऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शासन व्यवस्था पहले क्या होती थी कि जो राजा शासन करता था उसके यहां जितनी भी प्रजा रहती थी, ठीक है, जब जरूरत पड़ती थी तो प्रजा से ही लोग, वहां का जो शासक रहता था प्रजा के लोगों को ही सेना के तौर पर नियुक्त करके और अपने अभियान पर ले जाता था। मतलब कि स्थायी सेना नहीं थी, अस्थायी सेना थी। ठीक, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने स्थायी सेना का निर्माण करवाया, इसने भर्ती करवाई सेना की। जैसे आप लोग आज देखते हैं आर्मी की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, बीपी जो भी होती हैं वैकेंसियां आती हैं, इस तरह से वैकेंसी तो नहीं निकाला, लेकिन व्यक्तियों को सेना के तौर पर स्थायी नियुक्त किया और उन लोगों को वेतन देने लगा। प्रश्न बनता है कि इतिहास में सबसे पहले वैतनिक सेना किसने रखी, किसने स्थायी सेना रखी और उसे वेतन दिया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहां मैंने क्या लिखा है आप लोग नहीं देख रहे होंगे, सैनिकों में इसने हुलिया की प्रथा चलाई। हुलिया का मतलब यह है कि सैनिकों का, जैसे आज आप लोग देखते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय फिंगरप्रिंट तो था नहीं, तो इसने क्या किया कि निशान, आप लोग जिसे वैकेंसी कोई देखते होंगे, आपसे पूछता है ना कि आपके बॉडी पर कोई अगर चिन्ह हो, सिंबल हो, वो आप लोग भरिए जिससे आपकी पहचान हो सके, तो ये एक तरह से आपकी हुलिया होती है। तो किसी भी जो सेना में जिस भी व्यक्ति को वह भर्ती करता था, उसके शरीर पे कहीं पर कट है, कहीं पर तिल है, कुछ भी है, उसे वहां लिखवाता था जिससे कि वह व्यक्ति बदले ना। ठीक, उसके बाद घोड़ों में दाग प्रथा चलवाया। जो घोड़े यह सैनिकों को देता था उसको यह दाग देता था। दाग का मतलब यह है कि टीका लगाता था, उनके पता चले कि मैंने यही घोड़ा दिया है। पहले क्या करते थे, आपको क्या लगता है कि आप लोग ही एडवांस है, उस समय के भी लोग क्या करते थे ना, सेना में भर्ती होते थे, राजा द्वारा अच्छा घोड़ा लेकर ले जाते थे घर पे और टूटा और मरेला घोड़ा लेकर आते थे और सेना में शामिल कर देते थे। तो उसने दिमाग लगाया, अपना एक तरह का बिल्ला बनवाया जिसे मुहर बोलते हैं, और उससे घोड़ों को दागना शुरू कर दिया जिससे घोड़ों की शिनाख्त हमेशा के लिए बनी रहे। तो सेना में इसने 3 बदलाव किए। पहला, स्थायी सेना इसने रखी, सेना को यह वेतन देने लग गया, अर्थात वैतनिक सेना रखा। जो सैनिक थे उनके हुलिया की जांच करवाई या हुलिया प्रथा शुरू किया, और घोड़ों के लिए इसने दाग प्रथा शुरू करवाया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें हुई। अब बाजार व्यवस्था पे हम लोग आते हैं। इसने क्या किया, जो बाजार के लिए नियम और रूल्स इसने बनाए, खास करके सैनिकों के लिए। देखिए, जब यहां सैनिकों को वेतन देने लगा तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो मार्केट में जाएंगे, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी बताया है, डिमांड एंड सप्लाई, उस हिसाब से जब मांग ज्यादा बढ़ती है तो प्राइस ऑफ वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसने क्या किया कि बाजार पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू कर दिया कि ऐसा ना हो कि रेट बढ़ जाए बाजार में चीजों का, तो जो सैनिक हैं वो विद्रोह कर दें कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इसने दिमाग लगाया कि बाजार में एक मूल्य फिक्स कर दिया कि बस इतना ही होगा, इससे ऊपर आप पैसा नहीं ले सकते, जिससे कि सैनिक यहाँ चीजें परचेज करें तो मेरे पास आकर वहां सैलरी बढ़ाने की बात ना करें। ठीक, ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को करंट से जोड़कर चल रहा हूं। ठीक, माप और तौल में अगर कोई बेईमानी करता था उस पर इसने रोक लगाई। इसने एक नियम पारित किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनाज लेने आया है, उसमें आप जितना % अनाज कम देंगे, पकड़े जाने पर आपकी बॉडी से उतनी मांस काट ली जाएगी। इतना कड़ा कानून इसने बनाया।
तो सारे लोग डर गए, माप तौल में भी गड़बड़ी नहीं हुई। 4 प्रकार के इसने बाजार बनवाए, पशुओं और गुलामों को खरीदने का बाजार। गुलाम का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति बेचे जाते थे पशुओं की तरह, लोग इन्हें खरीदते थे, अपना गुलाम और दास बनाकर रखते थे। पिछले वीडियो मैंने बात की थी, क्योंकि जो पिछला वंश था पूरा का पूरा गुलाम वंश ही था, ठीक, मामलुक वंश। खाद्यान्न का बाजार इसने लगवाया, दैनिक वस्तुएं जो प्रत्येक दिन वस्तुएं यूज होती हैं उसका मार्केट इसने लगवाया, और लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का 4 बाजार इसने लगवाया। चारों अलग अलग हैं, पशुओं और गुलामों का एक बाजार, खाद्यान्न का एक बाजार, जैसे खाद्य सामग्री अनाज वगैरह हो गया, दैनिक वस्तुएं जो आप दिन प्रतिदिन यूज करते हैं प्रत्येक दिन के लिए, उसके बाद जो लोग बनाते थे, बुनकर वगैरह हो गए, टोकरी वगैरह बनाने वाले हो गए, इनकी निर्मित वस्तुओं का बाजार लगवाता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी 4 बाजार लगवाता था। तो बाजार व्यवस्था पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी, क्योंकि इसने ध्यान दिया। अब चलिए लास्ट में आते हैं, साम्राज्य का विस्तार हम लोग देखेंगे। आई होप कि इसके द्वारा किए गए बदलाव आप लोग समझे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं क्या बोला मैंने आपसे कि मैं आपको सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं जहां से प्रश्न बनते हैं। इसे डीपली पढ़ना है तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे, ठीक। आइए, साम्राज्य विस्तार में इसने कई अभियान किए। कौन कौन से? गुजरात का अभियान, रणथंभौर पर अभियान, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत इत्यादि। देखिए, अभियान का मतलब यह है कि इतने प्रांतों पर इसने क्या किया? अभियान चलाया, मतलब सेना लेकर गया, अटैक किया और उन्हें जीत कर वापस आया। पूरे इतिहास का यह एक ऐसा पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। पूरे दक्षिण भारत पर तो यह सफल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ भागों पर यह कहा जाता है कि पहले के जो शासक, चाहे दिल्ली सल्तनत के हों चाहे पहले के हों, दक्षिण में जाने से डरते थे, क्योंकि बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्य का पर्वत क्षेत्र पड़ता था। तो यह व्यक्ति क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी विंध्य पर्वत को भी क्रॉस करके दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान किए और वहां पर विजय प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, यहां आ गया अब मलिक काफूर। गुजरात का जो इसने अभियान किया था, गुजरात अभियान के समय जो वहां का शासक था, उसके पास मलिक काफूर नाम का एक सेनापति था, बहुत योग्य था। मलिक काफूर एक हिंजड़ा था, ठीक है। यह इसे 1000 दिनार में खरीदता है। कितने में? 1000। जैसे आज आप लोग रुपए देखते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, उस समय दिनार चलता, ठीक। तो 1000 दिनार में इसने मलिक काफूर को गुजरात से खरीदा। प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को 1000 दिनारी कहा जाता है? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब मंगोलों से युद्ध चल रहा था तो इसका प्रमुख सेनापति जफर खां था, उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर खान की मृत्यु कैसे हुई? तो मंगोलों से युद्ध करते समय, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रानी पद्मिनी। आप सबको पता होगा राजा रतन सिंह के बारे में, आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी। रानी पद्मावती की सुंदरता से यह मोहित होकर यहां अटैक कर देता है राजा रतन सिंह के ऊपर और उन्हें युद्ध में धोखे से मार देता है। लेकिन यह रानी पद्मावती को हासिल भी नहीं कर पाता है। वो जौहर प्रथा के तहत अग्निकुंड में कूदकर अपना प्राण त्याग देती है। तो ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह पर अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन रानी पद्मिनी की सुंदरता थी, ठीक। अब सोचिए कि उस समय में ज्यादा सुंदर होना भी अपने लिए घातक था। वो एक रानी थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी, फिर भी इसकी नियत देखिए कि यह व्यक्ति उस रानी की सुंदरता से मोहित होकर उस राज्य पर अटैक करता है और शासक को धोखे से मार देता है और पद्मिनी को अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन वह ठकुरानी क्या करती है? जौहर कर लेती है, अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पद्मिनी के बारे में पढ़ना हो तो पद्मावत नाम की एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, उसे आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इस तरह से इतने बदलाव इसने किए और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद जो कौन था, सॉरी माफ करिएगा, इसका जो किधर गया, 1000 दिनारी, मलिक काफूर कुछ दिनों के लिए शासक बनता है। देखिए, दक्षिण भारत में जितने भी अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था उसमें प्रमुख सेनापति इसे ही बनाया था, मलिक काफूर को ही। मलिक काफूर क्या करता है?
दक्षिण भारत के देवगिरी पर भी अटैक करता है और यादव वंश के इसी शासक रामचंद्र देव को फिर से, इसके पुत्र को फिर से पराजित करके मौत के घाट उतार देता है। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का सेनापति कौन हुआ? तो मलिक काफूर हुआ, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था और यह एक हिंजड़ा था। ठीक, इस तरह से जब इसकी मृत्यु हुई अलाउद्दीन खिलजी की, कब? 1316 ईस्वी में। तो कौन शासक बनता है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए यही शासक बन जाता है। कौन? मलिक काफूर। फिर वहां के अमीरों और सरदारों ने इसकी हत्या करवा दी। फिर शासक बनता है मुबारक शाह, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। लोग पहले खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेते थे, लेकिन यह इतना महान इंसान था, इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खलीफा हूं, मुझे किसी से सुल्तान की पदवी या उपाधि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही भगवान हूं, मैं ही खलीफा हूं। इसने अपने आप को खलीफा कहा और यह अयोग्य शासक साबित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना अयोग्य था कि कभी कभी यह नंगे बिना वस्त्र के ही राज्यसभा में आ जाता था और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर यह राज्यसभा में आ जाता था। इस वजह से वहां के अमीरों और सरदारों ने इसकी हत्या करवा दी और शासक बन गया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना तो ऐसा माना जाता है कि यह एक हिंदू माँ का बेटा था, यह हिंदू था, लेकिन इसने इस्लाम धर्म अपना कर क्या किया? शासन चलाना शुरू किया। लेकिन वहां के अमीरों और सरदारों ने बाद में इसकी भी हत्या करवा दी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कौन करता है? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस तरह से कब से? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी आते आते पूरी तरह से खिलजी वंश का विनाश हो जाता है और दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश उदय होता है जिसका नाम पड़ता है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना कौन करेगा? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम पहले गाजी तुगलक हुआ करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। आई होप कि आप लोगों को खिलजी वंश से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।